Students, hope you are doing well. In this class, we will discuss about units, formula, and derivation of chapter electricity. At first, I want to say one thing. No need to be afraid of physics units, formula, and derivation. After this class, we can make units by yourself. So look up to the last. सबसे पहले आपको बता दूं कि हर एक यूनिट्स को लर्न करना जरूरी नहीं होता है। कुछ प्राइमरी यूनिट्स को लर्न करना होता है और फिर उससे आप खुद से ही बड़े बड़े टर्म्स के यूनिट्स को बना लेंगे। लेकिन जब हम यूनिट खुद से बनाने की कोशिश करते हैं तो उस समय हमें सभी फॉर्मूला याद होने चाहिए, तो आपको हर फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। एंड मैक्सिमम टर्म को जो है एक पर्टिकुलर सिंबल से सिंबलाइज किया जाता है जो अक्सर ब्रैकेट में लिखा होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्मूला से। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है करंट। करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है एंड टाइम को T से डिनोट किया जाता है। सो यूनिट ऑफ करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम एंड ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल्स टू कूलम एंड इट इज डिनोटेड बाय C, कैपिटल C. सो वी कैन राइट कैपिटल C अपॉन सेकेंड, कैपिटल C फॉर चार्ज एंड सेकेंड फॉर टाइम। अब ये जो लिखा हमने कूलम अपॉन सेकेंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड एंड इट इज नोन एज एम्पियर। सो यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। नेक्स्ट फॉर्मूला इज वर्क डन। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को D से डिनोट करते हैं। क्लास 9th में आप फोर्स के यूनिट को पढ़े थे, याद होगा आपको। चलिए नहीं याद है तो यहां मैंने लिख रखा है यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू व्हाट, kg मल्टीप्लाइड बाय मीटर एंड डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। और इसका दूसरा भी यूनिट होता था फोर्स का, क्या, न्यूटन, और उसको किससे सिंबलाइज करते थे, कैपिटल N से। तो हम यूनिट ऑफ वर्क डन के लिए क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला लिख देंगे और फॉर्मूला लिखने के बाद फोर्स का यूनिट एंड डिस्टेंस का यूनिट लिख देंगे। तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर एंड न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू जूल। सो यूनिट ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू जूल। Next topic is potential difference. The electrons move only if there is the difference of electric pressure called the potential difference along the conductor. क्या बताना चाह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ये बताना चाह रहा है कि यदि हम कोई कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर के दो एंड तो होंगे ही और दोनों एंड में यदि इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओके, अब यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाती हूँ मैं आपको। एक टैंक बना हुआ है, टैंक के बीच में ये पार्टीशन डाल दिया है मैंने और इस टैंक में पानी भर दिया। जब इसमें पानी भरा है तो क्या देख रही हूँ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें पानी का लेवल कुछ ज्यादा है एंड राइट हैंड साइड में पानी का लेवल थोड़ा कम है। यहाँ पर लेवल में कुछ डिफरेंस आ रहा है। यदि इसको ऐसे सीधी लाइन खींचे और इसको देखे तो यहाँ इतना डिफरेंस आ रहा है। यहाँ चूंकि वाटर टैंक है तो वाटर के लेवल में डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यदि हम फिजिक्स में जाए, इलेक्ट्रिक प्रेशर की बात करें तो इलेक्ट्रिक प्रेशर में जब इसी टाइप का डिफरेंस हो, एक जगह ज्यादा और एक जगह कम, तो उस डिफरेंस को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पानी जो है इधर से फ्लो होकर के इस तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इधर से, जिधर ज्यादा पोटेंशियल है उधर से बहते हुए किधर जाएगा, फ्लो करते हुए, जिधर कम होगा उधर। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। आइए बात है, ऑलरेडी मैं थ्योरी क्लास में पढ़ा चुकी हूँ आपको, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा दी। चलिए आते हैं फॉर्मूला में। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन को W से डिनोट करते हैं एंड चार्ज को Q से। फॉर्मूला क्या हो गया, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। So unit of potential difference equals to what? Again we can write formula work done upon charge. Work done का यूनिट होता है जूल एंड चार्ज का यूनिट होता है कूलम। अब ये भी मैंने बताया, तो इसका क्या हो गया यूनिट 1 जूल अपॉन 1 कूलम, और we can write 1 joule per coulomb and 1 joule per coulomb is known as volt. So unit of potential difference equals to volt. यहाँ 1 इसलिए लिख दिया है क्योंकि वोल्ट को जब हम डिफाइन करते हैं, जैसा कि मैंने थ्योरी क्लास में बताया,
तो उसमें 1 जूल और 1 कूलम लिखा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट फार्मूला में आते हैं, जो फार्मूला ओम्स लॉ से रिलेटेड है। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो वी कैन राइट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस V and for current I. So V is directly proportional to I. V is directly proportional to I. ये तो ओम्स लॉ हो गया। लेकिन यदि न्यूमेरिकल्स आएगा तो क्या इससे, ये जो यहाँ पे फॉर्मूला बना है, इससे क्या न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि जब भी हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, मैथ्स बनाना होता है, तो इक्वेशन बनना चाहिए। और इक्वेशन कब बनेगा? इक्वेशन जब बीच में इक्वल्स टू आएगा तभी इक्वेशन बनेगा। और हम जब इस साइन को हटाने के लिए इक्वल्स टू का यूज करते हैं तो एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जब इस स्टेप से इस स्टेप में आ रहा है तो यहाँ भी एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ी है। उस कांस्टेंट को R से सिंबलाइज किया जा रहा है। R मीन्स क्या? रेजिस्टेंस। ओके, सो अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, इसी फॉर्मूला को यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारा R का फॉर्मूला बन जाएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सिम बाय सिंबल V अपॉन I। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V के लिए वोल्ट एंड I के लिए एम्पियर, जो अभी अभी हम लोग पढ़े थे। यहाँ पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट, तो यहाँ भी लिख दिया वोल्ट। और करंट का सबसे पहले पढ़े थे एम्पियर, तो यहाँ लिख दिया एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, and it is known as ohm and denoted by omega, this sign. Look at this sign. Okay, next topic is resistivity. अब रेजिस्टिविटी क्या हुआ? रेजिस्टेंस से ही मिलता जुलता है रेजिस्टिविटी। किसको कहते हैं? रेजिस्टिविटी ग्रीक लेटर से बना हुआ है। ओके, जिसको रो कहा जाता है और उसका सिंबल होता है ये, यहाँ पर दिख रहा है आपको रो। पी का जो सर होता है उसको थोड़ा सा गोल सा लिख देते हैं तो वो बन जाता है रो। ओके, और ये क्या है? ये क्वांटिटिवली यहाँ डिफाइन जो किया हुआ है, कह रहा है कि क्वांटिटिवली इक्वल है किसके? रेजिस्टेंस के, और वो मल्टीप्लाई करता है, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होता है किससे? क्रॉस सेक्शन एरिया से, और डिवाइड होता है एल से। चलिए अब पूरे डेफिनेशन को पढ़ देती हूँ एक बार। कॉमनली सिंबलाइज्ड बाय ग्रीक लेटर रो is quantitatively equal to the resistance R of a specimen such as wire multiplied by its cross section area A and divided by its length. It means कह रहा है कि जो रेजिस्टिविटी होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया A मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय L के बराबर हुआ। ओके, अब इसको डेरिवेशन के थ्रू पढ़ते हैं हम लोग। डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, दो इक्वेशन बना लेते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर की लेंथ पर टोटली डिपेंड करता है। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इक्वेशन 1। फिर जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दूसरा इक्वेशन हमने बनाया है ये, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसा इसको पढ़ते हैं, 1/L होता है तो इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं। ओके, अब उन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ओके, लेंथ अपॉन एरिया। अब फिर से प्रोपोर्शनल वाला साइन आ गया, तो इसको बदलने के लिए इक्वल्स टू चाहिए, और इक्वल्स टू के लिए एक कांस्टेंट चाहिए। तो यहाँ जो कांस्टेंट हम यूज करते हैं उसी को कहा जाता है रो, और रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ओके, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बना हमारा? R इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाइड बाय L एंड डिवाइडेड बाय A। अब ये रो एंड लेंथ के नीचे है, डिवाइडेड बाय A है, तो इस A को हम R के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो R के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो R मल्टीप्लाइड बाय A इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होगा। हाँ होगा। चलिए फिर क्या करना है, हमको तो रेजिस्टिविटी को निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड में जो RHS में रो एंड लेंथ है, तो लेंथ को हटा के इधर दे देते हैं, तो लेंथ इसके नीचे चला जाएगा, RA के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ आ गया RA डिवाइडेड बाय लेंथ इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी और रो। फिर इसको हम ठीक से लिख देते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं। यहाँ उल्टा सा कुछ लग रहा है तो इसको सीधा कर देते हैं। रो इक्वल्स टू
आर ए डिवाइडेड बाय एल। ओके, अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट करके क्या पॉइंट है कि देखिए मैं सब जगह कैपिटल एल का यूज की हूँ, लेकिन आपको कैपिटल एल का यूज कभी भी नहीं करना है। ओके, कैपिटल एल तो मैं चूंकि स्मॉल एल लिखती तो वो आई की तरह दिखता। ऑलरेडी यहाँ पर एम्पियर को पढ़ रहे हैं हम लोग, करंट को पढ़ रहे हैं आई से, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कैपिटल एल लिखी हूँ। लेकिन आपको कभी भी कैपिटल एल नहीं लिखना है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट करके मैंने लिख दिया, नोट डाल दिया है कि डोंट राइट कैपिटल एल फॉर लेंथ इन योर प्रैक्टिस। आई एम गिविंग हियर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज रेजिस्टिविटी, जो अभी हम लोग डिराइव किए थे उसी को फॉर्मूला के में यहाँ पे लिख दिया। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, आर ए से आर ए डिवाइडेड बाय लेंथ। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू व्हाट, तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम, एंड एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आर की जगह पर ओम लिखती है और एरिया की जगह पर मीटर स्क्वायर लिखती है, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। तो क्या हो जाएगा, ये m का स्क्वायर और ये m, ये दोनों कट जाएगा आपस में, और कटने के बाद बच क्या जाएगा, ओम मीटर। ओम मीटर को हम ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट जो डिस्टेंस का होता है वो मीटर भी होता है और सेंटीमीटर का भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आपके न्यूमेरिकल्स में क्या दिया हुआ है। मीटर दिया है तो हम मीटर लिख लेंगे, सेंटीमीटर दिया है तो हम सेंटीमीटर लिख देंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज के लिए हम इस डायग्राम को पहले देखेंगे। ये सर्किट डायग्राम है, इसमें 3 डिफरेंट रजिस्टर लगे हुए हैं। यदि 3 डिफरेंट रजिस्टर लगे हुए हैं तो उन सब का वैल्यू भी अलग अलग होगा, यानी R1, R2, R3। लेकिन सब में करंट सेम पास होगा, यानी I सबके लिए सेम होगा, तीनों के लिए। और थर्ड पॉइंट, सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है, रजिस्टर अलग अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग ही होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग इसके डेरिवेशन में। तो चूंकि मैंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, V1, V2, V3, तो मेन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सारे पोटेंशियल डिफरेंस के सम के बराबर होगा। तो पहला इक्वेशन हमारा बनता है V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। We know that V equals to IR. So on applying the Ohm's law of different individually resistors for individual resistors. So V1 equals to what? IR1. V2 equals to IR2. Same as V3 equals to IR3. ये सारे अलग अलग इक्वेशंस हमारे बन गए, सबको नाम दे दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 हमारा क्या कर रहा है, इक्वेशन 2 कहता है कि V इक्वल्स टू IR। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर लिखेंगे IR इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब सब में I जो है वो सेम है, तो I यदि सेम है सब में तो हम क्या करेंगे, I को स्किप कर देंगे, हटा देंगे। तो बच क्या जाएगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। चूंकि ये सीरीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो R के लेग के पास, देखिए यहाँ पर R के लेग के पास सीरीज का छोटा s लिख देंगे। तो RS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन। ओके, 6 इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम फॉर्मूला कहेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज का। तो RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। चूंकि हम सब जगह R की बात कर रहे हैं, यानी कि रजिस्टर की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यूनिट भी उसका सेम ही होगा, ओम, जो हमने ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसमें क्या होता है, इसके सर्किट डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर रेजिस्टर जो है वो सब ऐसे यूं पैरेलल लगा हुआ है, R1, R2, R3, R4 इस तरह से लगा हुआ है। और क्या दिख रहा है हमें, इसमें दिख रहा है कि करंट जो है सबके लिए इंडिविजुअल आ रहा है, यानी अलग अलग करंट आ रहा है। इसके लिए I1 आया, इसके लिए I2, इसके लिए I3, इसके लिए I4, ऐसे करंट सबके लिए अलग अलग आ रहा है। तो क्या इसमें सेम होगा, इसमें सेम हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ से यहाँ तक का, इस ये फर्स्ट एंड है, ये लास्ट एंड है, सेकंड एंड है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो सब के लिए, हर एक रजिस्टर के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम ही होगा, राइट। तो हम लोग आते हैं इक्वेशन बनाते हैं। चूंकि करंट अलग अलग जा रहा था, तो मेन करंट क्या होगा, सभी करंट के सम के बराबर होगा। तो I equals to what, I1 plus I2 plus I3, equation 1. Okay, let Rp be the equivalent resistor of the parallel combination of resistor. So by applying Ohm's law of the parallel combination of resistor, we have I equals to what, V upon Rp. इसको इक्वेशन
2 मान लेते हैं। ये कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ है, ठीक है। अब इंडिविजुअली सभी, जैसे I इक्वल टू वी अपॉन आर पी है, तो ये तो सिर्फ I के लिए है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, I1 के लिए अलग निकालेंगे, I2 के लिए अलग निकालेंगे और I3 के लिए अलग निकालेंगे। तो अलग अलग निकालते हैं आप। I1 के लिए क्या हो जाएगा, R की जगह पर हम R1 लिख देंगे। I2 के लिए क्या हो जाएगा, R के जगह पर R2 लिख देंगे। I3 के लिए क्या हो जाएगा, R की जगह पर R3 लिख देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया 3। अब क्या करेंगे, हम तीनों इक्वेशन को ले लेंगे, 1 को, 2 को और 3 को। फिर कंबाइंड में हम लिखते हैं V अपॉन आर पी, V अपॉन आर पी, ये देखिए V अपॉन आर पी, ठीक है, इक्वल्स टू V अपॉन R1, इससे ले लिए, प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ऐसा लिख दिया। फिर क्या देख रहे हैं हम इसमें, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि हर जगह V जो है सेम ही है, यानी V V V V। तो हम सभी V को हटा देंगे, स्किप कर देंगे। जैसे हम सीरीज वाले में क्या किए थे कि I को स्किप कर दिए थे, इसी तरह से यहाँ पर V को स्किप कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि V अपॉन करके लिखा हुआ है सब जगह, V अपॉन आर पी, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। तो हम उसको हटाने के बाद 1 का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 हम आसानी से लिख सकते हैं। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, डेराइव क्या हो गया कि 1 अपॉन आर पी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हम लोग का फॉर्मूला डेराइव हो गया। तो लास्टली जाते हैं हम लोग फॉर्मूला में, फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू व्हाट, सेम 1 by Rp इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। यूनिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ओम। क्यों, क्योंकि R R R सबकी बात कर रहे हैं, इसलिए यूनिट सेम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हीट। हीट क्या है, हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस। हीट कब बनता है, कब प्रोड्यूस होता है, जब किसी दो बॉडी में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब जाता है, एनर्जी जब जाता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जब जाता है, फ्लो करता है, तब यदि दोनों के बॉडी में टेम्परेचर का डिफरेंस हो तो हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, तो हीट तो आप समझ गए। अब इसका फॉर्मूला पे आते हैं। क्या होगा जब हीट प्रोड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ लिख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत ही अच्छा है, देखिए लिंक कर रही हूँ तो आपको हमेशा याद रहेगा। हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पास हो रहा है, करंट, यहाँ करंट, कितनी देर के लिए पास हो रहा है, यानी टाइम, तो यहाँ टाइम। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, हीट प्रोड्यूस्ड का। ओके, कितने अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हुआ। अब सबको सिंबल में लिख देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का V एंड इसको I और इसको T, VIT। और ऊपर जो हम लोग डेराइव किए उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा VIT इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ओके, सिंस हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू वर्क डन, हीट जो प्रोड्यूस होता है वो किसके बराबर होता है, जितना कितना काम किया गया है उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि H इक्वल्स टू W, यानी हीट प्रोड्यूस इक्वल्स टू वर्क डन। और वाइस वर्सा में कर सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू हीट प्रोड्यूस, सो H इक्वल्स टू W। और H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर से I स्क्वायर RT, यानी फॉर्मूला हमारा ये बन गया। एंड इसका ये क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। कैसे हो गया जूल, इसीलिए इस जूल को यहाँ पर लाने के लिए हमने यहाँ इसको इक्विवेलेंट किया, हीट प्रोड्यूस इक्वल टू वर्क डन। और हमें पता है कि वर्क डन का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। तो वर्क डन का यूनिट यदि जूल होता है और वर्क डन हीट के बराबर है, तो हीट का यूनिट क्या हुआ, जूल। तो हो गया हीट का यूनिट जूल। अब इसको कहते क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये लाइन आप याद रखिएगा, कभी भी 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर। पावर का डेफिनेशन क्या है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क करने के रेट को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। पावर को हम P से डिनोट करते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। वोल्टेज के लिए V लिखते हैं यहाँ पर, वोल्टेज डिफरेंस, और वोल्टेज V लिखते हैं, और करंट के लिए I लिखते हैं। ओके, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, P इक्वल्स टू VI, V मल्टीप्लाइड बाय I को VI भी लिख सकते हैं। लेकिन पावर के और भी फॉर्मूलाज हैं, तो हम लोग उसको डेराइव करते हैं, डेरिवेशन के थ्रू आते हैं हम लोग। यहाँ इसको रखे जाते हैं इस फॉर्मूला को, P इक्वल्स टू VI है, यहाँ P इक्वल्स टू अपने लिखा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू हमें पता है IR होता है, तो यहाँ V के जगह पर IR लिख दिए। ओके,
और इस i के जगह पर फिर से i लिख दिया। स्टार्टिंग से बताती हूँ, p के जगह पर p, इस v के जगह पर ir और इस i के जगह पर i। ओके, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, p इक्वल्स टू i मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय i, यानी 2i आ गया। तो i स्क्वायर हो सकता है आसानी से, तो i स्क्वायर r, यानी दूसरा फॉर्मूला बन गया p इक्वल्स टू i स्क्वायर r। ओके, फिर आते हैं थर्ड फॉर्मूला में आते हैं, p इक्वल्स टू व्हाट, v मल्टीप्लाइड बाय i। फिर से यहाँ पे आए p इक्वल्स टू v मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे लिखा p इक्वल्स टू v मल्टीप्लाइड बाय i। अब i के जगह पर क्या लिखेंगे, i के जगह पर लिखेंगे v अपॉन r। तो क्या क्या हो गया, हमारे पास आ गया v मल्टीप्लाइड बाय v अपॉन r, यानी ऊपर की तरफ 2v है तो 2v को v स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये r नीचे की तरफ है तो v स्क्वायर r, यानी तीसरा फॉर्मूला बन गया p इक्वल्स टू v स्क्वायर r। और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है वाट। ये किसी से रिलेट नहीं करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड से मार्क कर दिया लर्न यूनिट ऑफ पावर वाट। ओके, तो अब अपने पास 3 फॉर्मूला हो गया पावर का। तो ये 3 फॉर्मूला आप जब भी न्यूमेरिकल्स को पढ़ो तो उसमें देखो कि क्या क्या गिवन है, और गिवन के अकॉर्डिंग आप इन तीनों फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला को चूज करोगे और फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। Thanks for watching. Don't forget to click the subscribe button and hit the bell icon. If you have any doubt, mention in the comment section below. See you in next class.